हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI में स्वागत। बच्चों, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ा मैं चिल्ला के नहीं बोलूँगा। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए क्योंकि आपके CBT एग्ज़ाम की डेट धीरे धीरे नज़दीक आ रही है। आज मैं आप लोगों के लिए AC थ्योरी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। AC थ्योरी इस चैप्टर में हम लोग AC के मतलब अल्टरनेटिंग करंट के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, करंट जो होती है बच्चों, दो प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ करंट धारा होती है बच्चों, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी डायरेक्ट करंट, और दूसरी होती है आपकी अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों, हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों के बीच में जो तुलना है उसको करते हैं। देखिए, जो डायरेक्ट करंट होती है, इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती। इसमें क्या होती है, समय के साथ डायरेक्शन चेंज होती है। समय के साथ डायरेक्शन चेंज होती है। इसमें क्या होगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। इसमें क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम इसके लिए ये आपको क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगी, और जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है ये ऐसे, ये आपकी अल्टरनेटिंग करंट होती है। ठीक है, इसमें जो पावर फैक्टर होगा cos फाई, वो क्या होता है, एक होता है। डायरेक्ट करंट में जो पावर फैक्टर होता है वो एस होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, 0 to 1। इसमें क्या होता है, पावर फैक्टर की 3 कंडीशन होती है। इस करंट में क्या होगा कि जो पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, और इसमें क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक लाई करती है। इसमें आपकी 3 कंडीशन होती है। अब इसमें जो फॉर्मूला होगा पावर का,
वो होगा P इक्वल टू VI। अब चूंकि इसमें पावर फैक्टर होता है, इसमें जो पावर हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी VI cos। ठीक है। अब देखिए इसका जो सोर्स होगा, इसका जो सोर्स मतलब जहाँ से हमको मिलता है, जो आपको डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलेगी, ये आपको कहाँ से मिलेगी, बैटरी और सेल से, बैटरी और सेल से। ये कहाँ मिलेगा आपको, जनरेटर से। तो मुख्य 5 अंतर आपको मैंने बताए हैं, बहुत से अंतर होते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए अब एसी के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्या है बच्चों आपकी, ये आपकी एसी करंट है। ठीक है, ये वैल्यू होती है 0, ये होती है 5, ये होती है 2। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग फ्लक्स का या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो चलिए पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हम बताते हैं। अल्टरनेटिंग तो अल्टरनेटिंग करंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये होता है I इज इक्वल टू I मैक्स साइन ओमेगा। अगर आपसे कहा जाए अल्टरनेटिंग फ्लक्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स तो उसका होगा फाई इज इक्वल टू साइन ओमेगा। अगर आपसे पूछा जाए अल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो इसका फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू E मैक्स साइन ओमेगा। तो ये बच्चों जो है आपके, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है। अब देखिए कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी हम पढ़ लेते हैं। ये जो वैल्यू होती है बेटा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है। ये जो वैल्यू होती है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, यूँ ऐसे यहाँ गया, ये और यहाँ गया, तो यहाँ गया हाफ साइकिल, ये गया हाफ साइकिल। ये भी आपकी क्या है, ये आपकी हाफ साइकिल है। ये भी क्या है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, इसको निगेटिव
हाफ साइकिल बोलते हैं, निगेटिव हाफ साइकिल। अब ये दोनों मिलके एक 1 साइकिल को बनाते हैं, इसको बनाते हैं एक साइकिल। और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक। अब फ्रीक्वेंसी आता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकंड में करंट, ये जितने भी साइकिल बनाएगी एक सेकंड में अल्टरनेटिंग जितने भी साइकिल बनाएगी उनकी संख्या को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 1/T, मतलब टाइम पीरियड का। अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो क्या है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज, HZ। अपने इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज है। मतलब जो ये करंट है एक सेकंड में 50 बार 50 साइकिल बनाएगा। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि जो आपकी AC करंट है एक सेकंड में 50 साइकिल्स बनाएगी, तो इसलिए उसको बोलते हैं 50 हर्ट्ज। ठीक है। अब इसके बाद बेटा आता है, इसके बाद बेटा आपका आता है RMS वैल्यू का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक। जो RMS वैल्यू होती है IRMS अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होती है I max और रूट 2। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको जो हम रूट 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपकी RMS वैल्यू होगी। और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 0.707 max। ठीक है। अब बेटा एक आता है आपका एवरेज वैल्यू। ठीक। एवरेज वैल्यू होता है बेटा, ये होता है, इसको बोलते हैं IAV। सो IAV इक्वल टू होता है 0.637 I max। ठीक है। तो चाहे आपसे करंट पूछे, अगर आपसे वोल्टेज AB पूछेगा तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा 0.637 V max। ठीक है। अगर आपसे एवरेज फ्लक्स पूछता है तो एवरेज फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.637 5 max। इसी तरह से आपका RMS पूछेगा, RMS हो जाएगा 5 max बाई रूट 2। ठीक है बच्चों, ये जो होता है ये 0 और 5 इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि मेरा गला थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद के टर्मिनोलॉजी आपको हम बताएंगे। चलिए अब हम लोग AC के टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। देखिए, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसको बोलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल। इसको और इसको मिला के एक साइकिल बोलते हैं।
और एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, क्लियर है? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड माने आयाम। ठीक, इसको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। I1, I2, I3 एंड सो ऑन, इनको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। ठीक, देखिए T फॉर टाइम पीरियड, सेकेंड यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। ठीक, ये 1 साइकिल हो गया। ये क्या हो गया? I1, I2, I3, इनको बोलते हैं तात्क्षणिक मान। कुछ बुकों में आपको तात्कालिक मान मिलेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी को F से, ये होती 1/T, और यूनिट्स क्या हो जाएगी? हर्ट्ज। ठीक है, क्या होता है? देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं। मतलब कोई भी करंट हो, एसी करंट हो, 1 सेकंड में जितनी बार साइकिल बनाएंगे उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, मतलब 50 हर्ट्ज मतलब ये है कि आपकी जो एसी करंट है 1, 2, 3, 4 ऐसे 50 बार बनाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, ओके, ये कितना हुआ? 180। ये भी कितना हुआ? 180। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? 360 डिग्री। मतलब जो आपकी करंट स्टार्ट हुई एसी, जैसे यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट हुई 180 हुई, फिर दूसरा साइकिल इसने पूरा किया 180। समझ गए? ये हो गया आपका करंट का मोशन, अल्टरनेटिंग करंट का मोशन। और जो डीसी का होगा वो ऐसे ही रहेगा, ऐसे। ठीक, ये कोई नहीं बताएगा आपको। समझ गए? अच्छा, ये क्या होता है? पाई। इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। फेज इक्वल टू क्या होता है? 0 फेज, पाई फेज, 2 पाई फेज। ठीक, ओके। सी का मान क्या होता है? ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू, इसी को हिंदी में बोलते हैं शिखर मान। पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। ठीक है, अब आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या आता है? रूट IRMS। IRMS इक्वल टू क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ, तात्क्षणिक मानों के रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को RMS वैल्यू कहते हैं। मतलब I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर एंड सो ऑन IN स्क्वायर अपॉन N। और जो उसकी वैल्यू होती है रूट यही तो होता है।
ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, इसको बोल सकते हैं आई मैक्स अपॉन √2, और क्या कह सकते हैं 0.707 आई मैक्स, इसके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला है। बाकी जो होता है, ये वैल्यू जो होती है इंटीग्रेट करके निकल जाती है, क्योंकि आप ITI बच्चे हो, इतना नहीं है आपके में, बाकायदा अगर इसकी वैल्यू निकाल लेते हो इंटीग्रेट करके निकल लेते हो समाकलन के द्वारा। अब आता है आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू आ रहा है। एवरेज वैल्यू क्या होगा, इन्हीं तात्क्षणिक जो मान है इनकी मीन को एवरेज वैल्यू कहते हैं। IAB से डिपेंड I1, I2, I3 एंड सो ऑन IN अपॉन n। इसकी वैल्यू होती है 0.37 आई मैक्स, ये एवरेज वैल्यू। ठीक, अब कुछ रेशियो होते हैं। ठीक, एक होता है आपका पीक फैक्टर, एक होता है आपका पावर फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, अगर पावर फैक्टर करें। ठीक, जो आपका फॉर्म फैक्टर होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं KH। ये क्या होता है आपका IRMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू का अनुपात होता है। ठीक है, और अगर हम वैल्यू रखें तो 0.707 अपॉन 0.637, तो इसकी वैल्यू आती है 1.11। तो KF की वैल्यू क्या आएगी 1.11। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों आता है आपका पीक फैक्टर। पीक फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं KP से। KP क्या होता है आपका मैक्सिमम वैल्यू, RMS वैल्यू अपॉन मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। ये हो जाएगा आपका I मैक्स हो जाएगा, और उसकी जगह लिखेंगे I मैक्स अपॉन √2। √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा √2 I मैक्स अपॉन I मैक्स। तो ये जाएगा आपका √2, इसकी वैल्यू 1.414। तो KP की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.41। ये आपका पीक फैक्टर हो गया। अब चलिए इन फेज आउट ऑफ फेज की कंडीशन देखते हैं। देखिए इन फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है, आउट ऑफ जैसे मान लीजिए इन फेज देखिए, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, ये क्या हो गया आपका V मैक्स हो गया। ठीक, ये आपका 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई। अब करंट भी इसी फेज में जब होगी
मतलब करंट वोल्टेज भी आपका 0 से शुरू हो रहा है और करंट भी आपकी 0 से शुरू हो रही है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इन फेज कंडीशन। क्या बोलते हैं? इन फेज कंडीशन। मतलब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं इन फेज कंडीशन। ये आपका क्या हो गया? वोल्टेज हो गया और ये आपकी क्या होगी? करंट होगी। और जो पावर होगी ये आपकी पावर होगी। ठीक है, मैक्सिमम पावर, ये आपकी पावर होगी। ठीक, अब देखते हैं आउट ऑफ फेज कंडीशन। आउट ऑफ फेज में क्या होता है? आउट ऑफ फेज की भी दो कंडीशन होती है। एक होती है लैगिंग कंडीशन, एक होती है लीडिंग कंडीशन। तो चलिए पहले हम लैगिंग कंडीशन देख लेते हैं। लैगिंग कंडीशन जो होती है, लैगिंग में क्या होता है? वोल्टेज आगे रहेगा और करंट आपकी पीछे रहेगी। ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लैगिंग कंडीशन। जो लैगिंग कंडीशन होती है वो प्योर इंडक्टर सर्किट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्या है? ये आपका वोल्टेज है, मैक्स हो गया, और ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, और ये आपका ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो जब करंट को लेंगे तो बेटा करंट आपकी यहां से शुरू, या कह सकते हैं जब आपका वोल्टेज हो गया तो करंट आपकी ये आपकी क्या हो गई? करंट हो गई। ये आपकी आई मैक्स हो गई। ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? ये लैगिंग कंडीशन कहलाती है। ये आउट ऑफ फेज की एक फॉर्म है। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए लीडिंग कंडीशन, तो लीडिंग कंडीशन को मैं बता देता हूँ। लीडिंग कंडीशन में क्या होगा? ये जो कंडीशन होती है लीडिंग कंडीशन, ये आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पाई जाती है। और इसमें क्या होगा? करंट जो होगा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी, मतलब आगे चलेगी। ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक, ये 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, ये आपका 2 पाई हो गया। तो करंट बच्चों आपकी ये पाई बाई 2 हो गया। तो करंट आपकी ये आ गई, ये। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई वोल्टेज की, ये मैक्स हो गया, और ये आपका आई मैक्स हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में जो करंट का फॉर्मूला होगा, जैसे वोल्टेज का इक्वेशन होगा V = V मैक्स साइन ओमेगा t होगा। तो इस कंडीशन में करंट की जो वैल्यू होगी वो होगी I = I मैक्स साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। मतलब इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि करंट आपकी 90 डिग्री पीछे चलेगी। अब इसमें क्या होगा? इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा V = V साइन ओमेगा t, और इसमें क्या हो जाएगा? I = हो जाएगा, इसमें पाई बाई 2 जोड़ देंगे तो I मैक्स साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ये आपका लीडिंग कंडीशन है। तो बच्चों आज हमने AC करंट के कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन टर्मिनोलॉजी को आप बड़े ध्यान से देखिएगा
हो सकेगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके CBT एग्ज़ाम नज़दीक है। आप मेरे वीडियो को प्रॉपर ढंग से देखिए, तभी आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू। अब चलिए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट्स। देखिए, जो आपका AC करंट होता है, इसके लिए हम लोग 3 सर्किट्स लेते हैं। पहला क्या है? प्योर रेजिस्टिव, दूसरा प्योर इंडक्टिव, सर्किट कह दीजिए इसको, सर्किट। और बच्चों तीसरा होता है आपका प्योर कैपेसिटिव। ठीक। अब देखिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है? जिसमें आपका सर्किट में रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये आपका सर्किट, ये आपका क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। अब जब इसमें हम बच्चों AC सप्लाई देंगे, ये AC सप्लाई देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये AC सप्लाई होगी आपकी। तो ये सर्किट आपका क्या कहलाएगा? प्योर रेजिस्टिव कंपोनेंट सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और अब हम बात करते हैं इंडक्टिव की, तो ये आपका एक इंडक्टर हो गया और इसको हम सप्लाई दी AC, ये आपका L हो गया और ये आपका सप्लाई हो गया। तो बच्चों, ये सर्किट आपका क्या कहलाता है? प्योर इंडक्टिव सर्किट। और जब यहां पे हम एक कैपेसिटर लगा देंगे और इसको हमने एक सप्लाई दी, तो ये आपकी सप्लाई होगी, AC सप्लाई। तो ये सर्किट आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा। अब हम हर सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। स्क्रीनशॉट लेना हम लोग को ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। अब देखिए, यहां पे हमने एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया और इसको हमने एक सप्लाई दे दी। ये आपका हो गया। अब देखिए, ये सर्किट आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाता है। इंडक्टर के केस में क्या होता है बच्चों? देखिए, 3 कंडीशन होती है। एक होती है यूनिटी कंडीशन, दूसरी होती है लैगिंग कंडीशन और तीसरी होती है आपकी लीडिंग कंडीशन। तो आपका जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ये लैगिंग कंडीशन को फॉलो करता है। इट मीन्स इसमें क्या होगा
कि हमने इसमें सप्लाई दी V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों कि जो वोल्टेज होगा, इसमें जो वोल्टेज होगा वो करंट से 90 डिग्री आगे चलेगा। ये 90 डिग्री मतलब इस सर्किट में क्या होगा, वोल्टेज जो होगा आपका 90 डिग्री आगे चलेगा। ठीक है, ठीक। तो अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया कि इसमें वोल्टेज क्या होगा, 90 डिग्री आगे चलेगा। इट मींस अगर वोल्टेज का इक्वेशन ये है, ठीक, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, करंट क्या होगी आपकी 90 डिग्री पीछे चलेगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज होता है लीड करता है, क्या करता है, लीड करता है। कितना, 90 डिग्री। किससे, करंट से, करंट से। इसमें जो आपका वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री आगे चलता है। ठीक, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग लैगिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, लैगिंग कंडीशन। ठीक है, अगर हम इसका कर्व देखें, ग्राफ देखें तो कैसा होगा, क्या ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, और ये देखिए क्या होता है आपका पाई होता है, 0 होता है, ये आपका पाई होगा, ये आपका 2 पाई होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका V मैक्स हो जाएगा। क्लियर। अब करंट जो शुरू होगी कहां से शुरू होगी, यहां से पाई बाई 2 से। तो ये आपका ये आया और ये आया। सो ये जो आपकी थोड़ा गड़बड़ हो गया है ग्राफ, तो थोड़ा देखिएगा, ऐसे बनेगा। ये आपकी करंट हो गई आई मैक्स। तो देखिए दोनों डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जो दिख रहा है आपको, ये डिफरेंस क्या है आपका, पाई बाई 2। यहां से 0 से होना चाहिए था, वोल्टेज आपका क्या 0 से शुरू है और करंट आपकी क्या है पाई बाई 2 से शुरू है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर आपसे पूछा जाए कि करंट और वोल्टेज के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस होता है, तो 90 डिग्री का होता है। और इसमें क्या होगा, वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलता है या करंट 90 डिग्री पीछे चलती है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें जो पावर होती है, ठीक है, इस सर्किट में, इस पूरे सर्किल में, या कह सकते हैं इस सर्किट में जो पावर होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इस पूरे सर्किट में क्या होगा, पावर जो होगी क्या होगी, 0 होगी। मतलब कह सकते हैं इस सर्किट में जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, मतलब आपका सर्किट में रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट मतलब इसमें आपका प्योर रेजिस्टेंस होगा। ठीक,
आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये हो गया, और इसको हमने एसी सप्लाई दे दी। ये आपका क्या होगा इसका इक्वेशन, V इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये आपका R हो गया, और इसमें करंट क्या फ्लो होगी आपकी, I करंट। क्लियर। अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपका जो करंट और वोल्टेज होता है वो सेम फेज में होता है। क्या होता है, सेम फेज में होता है। इट मीन्स ये अगर आपका वोल्टेज है, ये आपका वोल्टेज है, तो करंट भी क्या होगी यहाँ पे, मतलब दोनों के बीच में 0 डिग्री का अंतर होगा, cos फाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक। अच्छा, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग बेटा यूनिटी कंडीशन। क्या बोलते हैं, यूनिटी कंडीशन। ठीक, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिटी कंडीशन। मतलब अगर आपका वोल्टेज का इक्वेशन ये है तो करंट का क्या होगा, ये आपका वोल्टेज होगा V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो आपका I क्या होगा, I मैक्स साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक, और इसमें क्या बोलते हैं, यूनिटी कंडीशन। ठीक, अगर हम इसमें पावर निकालें, ठीक, इसमें अगर हम पावर निकालें, इस सर्किट में पावर क्या होगी आपकी, ये होगी V मैक्स अपॉन रूट 2 इंटू I मैक्स अपॉन रूट 2। ठीक है, इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी, V मैक्स बाय रूट 2 या I मैक्स अपॉन रूट 2, या कह सकते हैं इसको 1/2 V मैक्स I मैक्स। अच्छा, हम लोग क्या जानते हैं कि VRMS इक्वल टू क्या होता है, V मैक्स अपॉन रूट 2 होता है। सो और IRMS इक्वल टू क्या होता है बेटा, I मैक्स अपॉन रूट 2। तो इन दोनों की वैल्यू की जगह पे हम ये रख सकते हैं दोनों, तो पावर आपकी क्या आ जाएगी, P इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो इस सर्किट में जो पावर होगी वो क्या होगी, ये होगी। क्लियर है। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं। आ रहा है, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई। तो हमने क्या बताया कि दोनों के बीच में, दोनों सेम फेज में हो, दोनों सेम फेज में हो। इस फेज में वोल्टेज है तो इसी फेज में आपकी करंट है, तो जो आपकी करंट होगी वो क्या होगी, ये हो जाएगी। ठीक, और इन दोनों का ये आपका ऐसे हो गया, ये आपका I मैक्स, ये आपका V मैक्स हो गया, और ये क्या हो गया आपका I मैक्स, और ये आपकी पावर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आपकी पावर, ये आपकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो ये आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। अब अगला आपका है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अब देखिए हम लोग बात करते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट की। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मतलब अब आपका जो सर्किट है उसमें आपका सिर्फ कैपेसिटर है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटर, और ये आपकी सप्लाई देंगे, ये आपका कैपेसिटर होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका स्टैंडर्ड V
मैक्स इक्वल टू साइन ओमेगा टी। ये आपकी इसमें करंट फ्लो होगी, ठीक। अब देखिए प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, इसमें करंट आपकी लीड करेगी, इसमें क्या करेगी आपकी करंट 90 डिग्री आगे चलेगी। इंडक्टर में क्या थी, करंट 90 डिग्री पीछे थी, इसमें करंट आपकी 90 डिग्री आगे चलेगी, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक। और इनके बीच में डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक। अब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं, लीडिंग कंडीशन। इसको बोलते हैं लीडिंग कंडीशन। इट मीन्स बेटा अगर आपका वोल्टेज इतना है तो करंट आपकी कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5, मतलब प्लस 90 डिग्री, मतलब इसमें करंट आपकी 90 डिग्री आगे है। एक मिस अगर हम इसका ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ बेटा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये आपका बेटा क्या होगा, करंट वोल्टेज हो गया, ठीक। ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, है ना। तो आपकी करंट कहाँ शुरू होगी, यहां शुरू होगी, ठीक। मतलब जो आपकी करंट क्या है, पहले से शुरू है, तो ये आपका पाई/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका पाई/2 हो जाएगा, समझ लो। यहां से आपका वोल्टेज शुरू हुआ तो करंट आपकी क्या होगी, पाई/2 पहले से शुरू हो गई, ठीक, समझ में आया। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, ये भी पूछता है। तो इसमें एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में U इक्वल टू हाफ CV², ये भी याद रखना, ठीक। या 1/2 QV, ठीक। एक और होता है 1/2 Q²/C। ये 3 फॉर्मूले हैं, ये भी आप याद रखिएगा, एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर होती है। और इंडक्टर में क्या होती है, ये हो जाएगा इन कैपेसिटर, और अगर हम इंडक्टर की बात करें तो क्या होगा, U इक्वल टू 1/2 Li²। ये भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इसमें जो पावर होगी वो क्या होगी, 0 होगी। मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट CT में पावर क्या थी, V को P इक्वल टू VRMS IRMS, ये थी, ठीक। और प्योर इंडक्टिव में सर्किट में पावर क्या होगी, 0 होगी। और प्योर कैपेसिटिव में भी पावर आपकी क्या होगी, 0। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन को सोचा आप लोग ने, कैसे क्यों हुआ, नहीं। देखिए ध्यान से समझिए, कोई जगह बच रही है यहां ना, देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos phi होता है ना। तुम लोग मोटा मोटा समझो, अगर इसको तुम लोग करोगे तो बकायदा इंटीग्रेट करके निकाला जाता है, ठीक है। लेकिन तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़े हो इंटीग्रेशन, समाकलन पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बायो से हो ना, ठीक। चलो तो देखो प्योर रेजिस्टिव सर्किट था,
तो वहां पे cos फाई की वैल्यू क्या थी 1 थी, मतलब cos फाई इक्वल टू क्या था cos 0 था, मतलब दोनों एंगल क्या था cos 0 था, cos 0 की वैल्यू क्या होती है सॉरी 1 होती है, तो पावर आपकी क्या हो गई ये हो गई वी आई वी को बोलते हैं वी आर एम एस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। क्लियर है इतना। अब देखो अगर हम प्योर कैपेसिटी सर्किट की बात करें उसमें cos फाई क्या था 90 डिग्री था, cos 90 था ना दोनों के बीच में एंगल, तो यहां पे अगर हम P इक्वल टू वी आई cos 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा नहीं पावर, तो कैपेसिटी में पावर 0 हो गई, इसी तरह इंडक्टर में भी 90 था वहां भी 0 हो जाएगी, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ पावर ये होती है, बाकी दोनों में क्या होगी 0 0 होगी। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हमने आपको तीनों सर्किट के बारे में बताया, नेक्स्ट लेक्चर में आपको आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट के बारे में बताएंगे। अब चलिए टाइप्स ऑफ सर्किट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए पहला एक सर्किट होता है आपका आरएल सर्किट, दूसरा होता है आपका आरसी सर्किट, तीसरा होता है आपका आरएलसी सर्किट। देखिए पहला आरएल सर्किट है, इसका जो है सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका इंडक्टेंस हो गया, और इसको हमने एसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस सप्लाई का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ये आपका R हो गया, ये आपका L हो गया। ठीक है, यहाँ पे I करंट फ्लो होगी। अब देखिए क्या है, ये दोनों किस में है, सीरीज में कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस आपके क्या सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे VR, और इस इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे VL। ठीक है, ये आपका RL का सर्किट हो गया। अब दूसरा है आपका RC सर्किट, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका कैपेसिटर हो गया। और इनको हमने सप्लाई दे दी AC। ये आपका R हो गया, ये आपका C हो गया। इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो जाएगा V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी I। अब ये भी क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनके बीच में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे VR, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे VC। ठीक, अब आपका RLC सर्किट बचा है, जिसमें क्या होगा, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस तीनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे
RLC सर्किट। ये आपका R हो गया, ये आपका इंडक्टेंस हो गया और ये आपका C हो गया। इसको हमने AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका R हो गया, ये आपका L हो गया, ये आपका C हो गया। यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी वो होगी आपकी I होगी। और अब तीनों R L C तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा। ये आपका VL हो जाएगा और ये आपका VC हो जाएगा, ठीक है। VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। क्या है, देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे क्या है, चलिए यहां लिखते हैं। R जो है आपका रेजिस्टेंस है, R आपका ये जो आप है ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। L आपका इंडक्टेंस है, SC आपका कैपेसिटेंस है, VR क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक बच्चों। और आपका जो ये VN है ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस, और जो आपका VC है ये आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटेंस है, ठीक है। तो ये आपके जो AC के सर्किट्स होते हैं इनके बारे में है, ठीक है। बाकी इन सर्किट्स के बारे में हम आगे डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। ये आपका R हो गया, ये आपका L हो गया, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इंडक्टेंस की हेनरी, और कैपेसिटेंस की फैरेड, ठीक है, ठीक। अच्छा कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस की क्या होती है, ओम, ठीक। ये सब जान लीजिए आप। एडमिटेंस की यूनिट क्या होती है, ये इंपेडेंस का उल्टा होता है, इसकी भी महो होगी, क्या होगी,
महो या साइन। इसके बाद आपका आता है कंडक्टेंस की यूनिट, महो कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एडमिटेंस को किससे करेंगे? बाई से। ठीक, अब कुछ और चीजें देख लीजिए आप, इससे आपको सर्किट समझने में आसानी होगी। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी, ठीक, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, रेजिस्टेंस आर, ठीक है, इंडक्टेंस एल, कैपेसिटेंस सी, ठीक है, कंडक्ट एडमिटेंस वाई, कंडक्टेंस जी। अब देखिए 3 पावर होती है बच्चों, 3 पावर होती है। एक होती है आपकी रियल पावर V I cos फाई, और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। उसके बाद आपकी आती है रिएक्टिव पावर, इसकी यूनिट होती है VAR, और आपकी अपरेंट पावर होती है आभासी, VI, इसकी यूनिट होती है VA। ठीक है, एक बात और जानिए आप, अपरेंट में पावर होती है वो क्या होती है? रियल पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट होती है। ठीक है, देखिए कैसे रियल पावर आप क्या हो गई? कॉस, ठीक, और रिएक्टिव पावर क्या होगी? VI। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया इसमें से? V² I² कॉमन ले लिया, तो अब क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा फाई sin स्क्वायर, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो √VI², तो VI आ गया। ये क्या होती है? अपरेंट पावर होती है। प्रूफ हो कैसे? अपरेंट पावर मतलब अपरेंट पावर क्या होगी? रियल पावर और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट, हमेशा याद रखिए। ठीक, अच्छा, और जो आपका पावर फैक्टर होता है cos फाई, वैसे तो होता है क्या? R/Z होता है, हाँ, लेकिन इसका एक फॉर्मूला और होता है, रियल पावर अपॉन कौन सी पावर? रिएक्टिव पावर, हाँ, रिएक्टिव अपरेंट पावर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि cos फाई क्या है? पावर फैक्टर क्या है? रियल पावर और अपरेंट पावर का रेशियो है। ठीक, अच्छा, हम आरएल सर्किट आपको पढ़ा रहे थे। आरएल सर्किट में क्या होगा? यहाँ पे करंट फ्लो होगी और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको VR बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है VL होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो ये टोटल वोल्टेज हो गया आपका सप्लाई दे रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज होता है, ये होता है अंडर VR² प्लस VL का स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ से Z इक्वल टू आएगा R² प्लस XL²। Z क्या है आपका? इम्पीडेंस। क्या है? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस।
ठीक। और इस सर्किट का अगर हम पावर फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, cos phi इक्वल टू r बाई z आएगा। ठीक है, और इस सर्किट की ये 3 पावर होंगी। ठीक है, रियल पावर, vi cos phi, अपैरेंट पावर vi होगा सिर्फ, इसकी यूनिट क्या होगी, वाट हो गई, इसकी va हो गई, और रिएक्टिव पावर क्या होगी आपकी, vi sin phi va। ये हो गया आपका आरएल सर्किट। इतना नोट करना है आपको, नोट कर लीजिए, इतना आपका बुक में ऐसे नहीं दिया गया समझाने। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आरसी सर्किट। अब देखिए आरसी सर्किट डिस्कस करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये आपका कैपेसिटेंस हो गया। इसको हमने सप्लाई अल्टरनेटिव दे दी। यहाँ पे करंट होगी, ये आपका आर हो गया, ये आपका सी हो गया। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप आपका वी आर होगा, यहाँ पे वीसी होगा, और ये आपका टोटल वोल्टेज होगा। ठीक, तो इसका जो टोटल वोल्टेज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस इसका तुमको ग्राफ तुमने बताया नहीं, ये आपका वी आर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका माइनस का बीसी हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका वी आर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका बीसी हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट v हो जाएगा, v पॉइंट z। ठीक, अगर हम इसमें इंपेडेंस की वैल्यू बताए तो इंपेडेंस होगा r स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर। ठीक, और इसमें जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, cos phi r बाई z होगा, और वही तीनों पावर होंगी जो मैंने आपको बताई। कौन कौन सी, रियल पावर vi cos phi, अपैरेंट पावर आपकी क्या हो जाएगी, vi हो जाएगी। रिएक्टिव पावर आपकी क्या हो जाएगी, vi sin phi हो जाएगी। ये आपकी 3 पावर होंगी। ठीक है, अब बच्चों हम बात करेंगे आरएलसी सर्किट की। आरएलसी सर्किट में क्या होता है, आरएलसी सर्किट में एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, तीनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। आरएलसी ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका इंडक्टेंस होगा, ये आपका कैपेसिटेंस हो गया, और इसको हमने सप्लाई दे दी, एसी सप्लाई दे दी, CLR। ठीक, अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो VR होगा, यहाँ पे VL होगा, यहाँ पे VC होगा। और अगर हम इसका ग्राफ बात करें बेटा, तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूं आपको, रिवीजन करवा रहा हूं। ठीक, ये आपका बनेगा VL माइनस VC, और ये आपका VR होगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा, VL माइनस VC, और ये आपका VR होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट V होगा, V इज इक्वल टू IZ, और ये एंगल
पाई हो गया। ठीक है, अब हम इसमें अगर हम टोटल वोल्टेज की वैल्यू निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू होगी V = √VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर। ये आपका टोटल वोल्टेज होगा। और अगर हम इंपेडेंस की बात करेंगे तो Z = क्या हो जाएगा, √R² प्लस XL - XC का स्क्वायर। इस सर्किट का टोटल इंपेडेंस ये होगा। कॉस अगर पावर फैक्टर की बात करें तो R/Z ही होगा। और इस सर्किट में क्या होंगे, तीनों पावर जो मैंने आपको बताई, रियल पावर, करंट पावर और रिएक्टिव पावर। अब देखिए आरएलसी सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन होती है। रेजोनेंस कहाँ यूज करते हैं हम लोग, इंपेडेंस मैचिंग में या ट्यूनिंग में, मैचिंग में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल और एक्ससी का जो डिफरेंस होता है 0 हो जाता है। या कह सकते हैं कि एक्सएल बराबर एक्ससी। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2πfl होता है, और एक्ससी क्या होता है 1/2πfc। तो वैल्यू उठा के रख दो। तो एक्सएल की वैल्यू क्या हो गई, 2πfl हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई 1/2πfc हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, इसको ले आओ, 4π² f² LC हुआ = 1। तो f = इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी √ ये, इसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और रेजोनेंस की कंडीशन ये, चाहे ये कहो चाहे ये कहो। अब देखिए हम लोग पॉलीफेज सिस्टम के बारे में बात करते हैं। पॉलीफेज मतलब कई फेज, पॉली माने कई फेज, त्रिकला। ठीक है, तीन फेज क्या होते हैं, R, Y, B। इसका सिंबल रेड, इसका येलो, इसका ब्लू, और इनका ब्लैक। 3 फेज होते हैं। अब जो 3 फेज होते हैं, तीनों फेज के बीच में, 1-2 फेजों के बीच में जो फेज एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। क्या होता है, 120 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। ठीक, अब देखिए इस पॉलीफेज सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है आपका डेल्टा कनेक्शन। अब देखिए स्टार में क्या होता है, ये आपके 3 फेज, ये आपका न्यूट्रल हो गया, R, L, Y, B। ठीक है, R, इसको Y कर दो, इसको B कर दो। स्टार कनेक्शन में क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, और डेल्टा में न्यूट्रल नहीं होता। ठीक, अच्छा अब देखिए कुछ बातें इसमें समझिए जो पूछा जाता है, और मैंने अक्सर पूछी है। ये क्या है, पहला फर्स्ट फेज, ये आपका सेकेंड फेज, ये आपका थर्ड फेज। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है इसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। याद रखना हमेशा, एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है इसको फेज वोल्टेज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? फेज वोल्टेज। इसकी वैल्यू अप्रॉक्स 220 ऐसे ही होती है, ठीक। और एक फेज और दूसरे फेज के बीच में, दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। जैसे आपका ये फेज हो गया, तो जंप करा दिया, ये फेज हो गया, ये क्या कहलाएगा आपका? VL। इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज, ठीक। अच्छा, अब दोनों में रिलेशन क्या होता है? देखिए, लाइन में वोल्टेज होता है वो क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ये पढ़ाया था ना तुमको? इट मीन्स √3 VPH VL, या कह सकते हैं VPH इज इक्वल टू VL बाय √3। और स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू सेम रहती है। इसमें क्या होता है? लाइन करंट इज इक्वल टू लाइन वोल्टेज। इट मीन्स IL इज इक्वल टू IPH। ओके, अब इसमें हम पावर की बात करें तो अगर हम रियल पावर निकालेंगे किसके फॉर्म में? लाइन वोल्टेज और लाइन करंट निकालेंगे, ठीक। तो पावर इज इक्वल टू क्या होगी? √3 VL IL cos phi। अब हम अगर फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में निकालेंगे तो यहां पे करो, VL क्या क्या रखोगे? यहां से देखो √3 VPH रख सकते हो, √3 VPH हो गया। और IL और IPH सेम है तो IL की जगह हम IPH रख सकते हो, तो IPH हो गया। √3 कितना हुआ? 3 हो गया, तो ये हो जाएगा VPH IPH cos phi, यानी लिखे थे cos। ये आपका किसके फॉर्म में होगा? लाइन वोल्टेज। ये आपका लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, ओके। और ये क्या हो गया आपका? फेज वोल्टेज, ये फेज करंट। अगर आपसे कहा जाए कि इस सर्किट की रिएक्टिव पावर क्या होगी? रिएक्टिव पावर पूछना है तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी अपनी? लोड के लाइन करंट और लाइन वोल्टेज के फॉर्म में क्या हो जाएगा? √3 VL IL sin phi हो जाएगा। और फेज के फॉर्म निकालोगे तो VPH IPH sin phi। ये आपका हो गया स्टार कनेक्शन। ये आपका क्या हो गया? स्टार कनेक्शन। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन कहाँ यूज होता है? मोटरों में यूज होता है, और इसका पैनल्स में होता है, वायरिंग में होता है, सबका प्रयोग वहां पे होता है। अब देखिए, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? आपका न्यूट्रल नहीं होता। न्यूट्रल, इस कनेक्शन में करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग मोटरों में यूज करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है? आपकी जो लाइन करंट होगी, लाइन करंट, वो क्या होगी? √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। लाइन करंट आपकी क्या हो गई? IL हो गई, और फेज करंट क्या होगी आपकी? IPH होगी, ठीक। सो अगर हम IPH की यहां से वैल्यू निकालेंगे तो IL बाय √3 हो जाएगा, समझ रहे हो? और आज इसमें क्या होता है? लाइन वोल्टेज क्या होगा? फेज वोल्टेज के
VPH। और अगर हम पावर की बात करें तो सेम वही पावर होती है, पावर चेंज नहीं होती, ठीक। तो पावर इसकी क्या आ जाएगी, √3 VL IL cos phi। अगर फेज के फॉर्म में बात करें तो VPH IPH cos phi। और रिएक्टिव पावर की बात करें तो √3 VL IL sin phi और ये जाएगा 3 VL IL sin। कुछ बुकों में आपको थीटा दिया होगा तो उसे कोई कंफ्यूज नहीं होना, थीटा यूज करो चाहे फाई यूज करो, एक ही बात है, एंगल से मतलब होना चाहिए। तो मैंने आज आपको एसी फंडामेंटल, एसी करंट का पूरा लेक्चर दिया है, इसको पूरा देखना, कोशिश करना, नोट बना लेना, ठीक। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूँ।